Hi, welcome once again in this ongoing series of कोर्स संयम, जिसमें क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम अनकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा प्रयास यह है कि इसमें मैथमेटिक्स के कुछ उन एस्पेक्ट्स को देखा जाए, समझा जाए, जो जनरली क्लास 11th के स्टूडेंट्स क्लासरूम में या फिर सेल्फ स्टडी के दौरान छोड़ दिया करते हैं, या फिर वो उसको इनफैक्ट नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ भी हमें पढ़ना चाहिए। क्या ये कोर्स इनफैक्ट फ्री है? ऑफ कोर्स ये यूट्यूब पे फ्री है, और इसके लिए मैंने PDF भी अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। और जो ये फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो PDF है वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वो एक ही फोल्डर में मिलेगा, वो कम्प्लीटली फ्री है। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब आज के कोर्स पे। तो हमने लास्ट क्लास में ये सीख लिया था कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। अब हमें जानना है कि फंक्शन का टाइप क्या है। तो उससे पहले मैं फंक्शन को एक और तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, जो इनफैक्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पे समझा जाता है। और उसे समझने के बाद ही हम फंक्शन के ग्राफ्स को या फिर उसके डोमेन को समझ पाएंगे। तो उसके लिए सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैंने एक डब्बा ले लिया, इनफैक्ट 2 डब्बे लिए हैं x और y के, जिसमें x पे वैल्यूज़ हैं 1, 2 और 3, और इसमें वैल्यूज़ हैं 2, 5, 10 और 16। तो ऑब्वियसली इस फंक्शन को हम समझ सकते हैं कि एक मशीन है, और ये मशीन का डेफिनेशन या फिर उसका एल्गोरिदम या फिर आप कुछ भी कह सकते हो उसकी मैकेनिज़्म, वो इस तरीके से सेट की गई है कि यहाँ से जो भी इनपुट जाएगा वो इस तरीके से उसको प्रोसेस करेगा, और इसमें से चूज़ करेगा कि उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आउटपुट है, और उसके बाद इनपुट और आउटपुट का वो पेयर बना देगा। तो जिस सेट से फंक्शन अपने अंदर के वैल्यूज़ को चूज़ करता है उसे हम उसका डोमेन कहते हैं। जिस सेट से स्कैन करने के बाद इसके पेयर्स को चूज़ करता है उस पूरे सेट को कहा जाता है कोडोमेन। और जो उन पेयर्स में चूज़ करके इस कोडोमेन के सेट से इस फंक्शन ने लिया होगा, उन सारे नंबर्स को हम लोग उस फंक्शन का रेंज कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको पेयर बनाना चाहूँ तो 1 के लिए इस मशीन का काम कैसा होगा, 1 + 1 2, सो 1 से पेयर बन जाएगा 2 का, और इसको लिखने का तरीका क्या है, f1 = 2। सिमिलरली 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा 5, देन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा 10, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग एल्स इनसाइड इट। तो अब ये जो 1, 2 और 3 है ये तो डोमेन होगा। 2, 5 और 10 का जो सेट होगा वो होगा रेंज। यानी कि अगर रेंज कहा जाए लिखने के लिए आपको, तो आप क्या लिखिएगा, 2, 5 और 10। नाउ अगर कोडोमेन लिखना हो तो कोडोमेन के लिए क्या बात आएगी, ऑफ कोर्स इज द सेट ऑफ कंप्लीट y। लेकिन अब विचार करते हैं इस फंक्शन को एक दूसरे तरीके से। सपोज कीजिए मैंने एक सेट लिया -1, 2 और 5, और यहाँ ले लिया मैंने फंक्शन f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ ले लिया मैंने 1, √2 और √5। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इस x की जगह पे इस 2 को पुट करूँगा तब तो काम बन जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि f2 की वैल्यू क्या होगी तो आप बोल दोगे √2। अगर मैं पूछूँ कि f5 की वैल्यू क्या होगी तो बोल दोगे √5। बट अगर मैं पूछूं कि f(-1) की वैल्यू क्या होगी तो आप जवाब दोगे √-1। और √-1 इनफैक्ट हमने नहीं पढ़ा है अभी तक कि ये कौन सा नंबर है। 5th चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर है, यानी कि रियल के सेट का हिस्सा नहीं है। मतलब रियल नंबर के सेट या सबसेट्स में ऐसा नंबर हमने आज तक नहीं देखा है। तो ये कुछ रियल नंबर के लैंड से अलग एलियन टाइप का नंबर है। तो इसलिए इस फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर के लिए
तो हम कहेंगे कि ये -1 जो होगा वो इसके डोमेन में नहीं आएगा। ये सेट अपने आप में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके डोमेन के लिए ये नंबर बेचारा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस नंबर को, इलीगल नंबर को, हम इसके डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे हमें दो डेफिनेशंस को ध्यान देना है फंक्शन के लिए। तो पहला है इसका डेफिनेशन टाइप, दैट इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का सीधा सा अर्थ है कि फंक्शन के अंदर इनपुट चाहे कुछ भी डालिए, वैल्यूड मतलब जो वैल्यू निकल के आए वो रियल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सीधे कह सकते हैं कि जिस फंक्शन का रेंज रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर का सबसेट हो, तो बिलोंग्स टू तो नहीं होगा, ये सबसेट। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन के बारे में हमें सभी चीज़ें जाननी है। तो ये चीज़ क्या है, इसका रेंज भी सबसेट होगा रियल नंबर का, एज वेल एज डोमेन भाई साहब भी सबसेट हो जाएंगे इस रियल नंबर का। मतलब ये कि रियल नंबर का कोई भी सबसेट हो जाए, नेचुरल होल आप जानते हो, उसमें से कुछ भी अगर हम डाल पाएँ फंक्शन के अंदर और रेंज भी निकल के आए रियल नंबर, तो वैसे फंक्शन को रियल फंक्शंस कहते हैं। और इन्हीं सारे फंक्शंस के टाइप को हमें जानना है आज की क्लास में। तो अब हम जानते हैं उन सारे फंक्शंस के बारे में एक एक करके। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दोगे, नोटबुक अगर लेके बैठे हो तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला हमें फंक्शन जानना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अभी कांस्टेंट फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। सो कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एनी वैल्यू c। अब x की वैल्यू अगर डोमेन के लिए कहा जाए तो आपको कैसे लिखना होगा, चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट है c और x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो लिखा जाएगा डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर रेंज के बारे में पूछा जाए तो रेंज के बारे में क्या जवाब होगा आपका, ऑब्वियसली आप कुछ भी डालिएगा तो वैल्यू तो मिलेगा c, तो रेंज आपको लिखना होगा कोई वो नंबर जो यहाँ दे रखा है, दैट इज c। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये एग्जाम्पल कहूँ कि f(x) इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट 5, तो इसके लिए जब आप डोमेन लिखिएगा तो डोमेन क्या लिखना होगा आपको, जस्ट इज अ रियल नंबर। यानी कि आप लिख सकते हैं कैसे, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर आपको रेंज लिखना पड़ जाए तो रेंज आप कैसे लिखिएगा, रेंज इज जस्ट वन नंबर जिसके पास, वन सेट जिसके पास कोई एलिमेंट केवल 5 हो, सिंगलटन सेट। अब इसको ऐसे समझते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है x से। मतलब आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी डालिए, इसकी वैल्यू मिलेगी 5। आप x की वैल्यू 1000 डालिएगा तब भी ये 5 मिलेगा, 2 डालिएगा तब भी 5 मिलेगा, या फिर 0 डालिएगा तब भी 5 मिलेगा। इसलिए इस फंक्शन का नाम दिया गया है कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि वो कहीं भी परिवर्तनशील नहीं है किसी भी x की वैल्यू पे। तो अब ऐसे फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इनफैक्ट हम सभी फंक्शन का ग्राफ धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे इस f(x) इज इक्वल टू 5 के एग्जाम्पल के लिए इस ग्राफ को ड्रॉ करना हम सीख रहे हैं। कैसे सीखेंगे भाई, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ। तो ये रहा आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y, एंड आपको देखना है f(x) इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू चाहे कुछ भी डालिएगा ये मिलेगा 5। यानी कि अगर मैं 1 पे इसकी वैल्यू को पुट करूँ तब भी 5, 2 पे वैल्यू मिलेगी तब भी 5, 3 पे 5, 4 पे 5। यानी कि एट एवरी इंस्टेंट इस फंक्शन की हाइट मिलने वाली है 5। मतलब ये कि आप y इज इक्वल टू 5 लिखोगे और उस ग्राफ को ड्रॉ करोगे। सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट ऊपर, और ये जो ग्राफ होगा मान लेते हैं कि 5 यूनिट के ऊपर है,
तो ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 5 और ये कांस्टेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के लिए। अब देखते हैं एक दूसरा फंक्शन दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। सो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, यहाँ देखिए। सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया गया ऐसे, f(x) इज इक्वल टू -1 अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 अगर x की वैल्यू 0 है, एंड 1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। कई बार फंक्शंस को इस 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में या फिर कितने भी पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है। इस तरीके से जब फंक्शन डिफाइन होता है तो इन्हें कहा जाता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि वो पीस वाइज डिफाइंड है। इन तीनों का समूह मिलकर इस फंक्शन को पूरा डिफाइन कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर कहा जाए कि इस फंक्शन का आपको निकालना है डोमेन, क्या कीजिएगा? डोमेन इसका कैसे निकालेंगे? आप गौर से देखिए कि यहाँ तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। x की वैल्यू लेस देन 0 सीधे बोल रहा है वो, तो x पे जो कंडीशन होता है वही तो डोमेन होता है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा क्या है? रियल नंबर का सेट है। और अगर रेंज कहा जाए, पूछा जाए आपसे कि रेंज क्या होगा भाई, तो रेंज आप सोच के देखिए कि x की वैल्यू लेस देन 0 में -1 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 99 पुट करता हूँ तो 1 आएगा, क्योंकि x 99 0 से बड़ा है। अगर मैं x की वैल्यू -99 पुट करता हूँ तो आएगा -1। इसलिए x की जितनी भी नेगेटिव संख्याएं हैं x के लिए आप पुट करोगे तो वो वैल्यू देगा -1, 0 के लिए 0 और पॉजिटिव संख्या के लिए 1। तो इसकी कोई भी वैल्यूज डालने पे x की इनपुट पे आउटपुट तो 3 ही नंबर मिलने वाले हैं, -1, 0 एंड 1, इसलिए रेंज मिल जाएगा -1, 0 एंड 1। अब आती है बारी ग्राफ ड्रॉ करने का। सो ग्राफ को ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इस फंक्शन को y से रिप्लेस कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को y से रिप्लेस किया, सो हमें जो अब फंक्शन डिफाइन होता हुआ मिलेगा वो मिलेगा -1 when x less than 0, 0 when x equals to 0 and 1 when x पॉजिटिव। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब हमें इस y के 3 पार्ट्स पे विचार करना होगा, मीन्स y के 3 वैल्यूज पे विचार करना होगा। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एक्सेस को ड्रॉ। सो लेट्स ड्रॉ द एक्सेस फर्स्ट। सो दिस इज योर एक्सेस, लेट अस से दिस इज x एक्सेस एंड दिस इज आवर y एक्सेस। लेट मी ड्रॉ अ लिटिल बिलो आल्सो। सो अब हमारे पास है y इज इक्वल टू 0। लेट्स से फर्स्ट y इज इक्वल टू 0, इस 0 पे कंसिडर करते हैं। तो ये कब है? x की वैल्यू 0 है तब ये है। तो हम क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ पे उस y की वैल्यू 0 रख देंगे, यानी कि एक डॉट हो जाएगा इस ओरिजिन पे। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे एक्सटेंड कर दूँ। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1, मतलब कि x लेस देन 0 कब होगा भाई? जब इस y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आप रहोगे। तो इस हिस्से में y की जो हाइट होनी चाहिए -1 पे होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू है -1, यानी कि लेस देन 0 के लिए जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस केस में आपको जो y के लिए हाइट ड्रॉ करनी हो -1 पे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये एक्सटेंड होके पीछे जितना पीछे जा सकता है वो जाएगा। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तब उस समय जब y की हाइट लेनी होगी तो वो लेनी होगी हमें 1। तो इसलिए हमें अब यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा इधर की तरफ ओरिएंट होता हुआ। बट देयर इज वन लिटिल कैच हियर। यहाँ ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट 0 के पास तो ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे 0 पे कोई कैसे समझेगा? फंक्शन को डिफाइन होने के लिए एक प्री इमेज पे 2 इमेजेस नहीं हो सकते हैं, एक ही इमेज होना चाहिए। तो इस 0 पे यहाँ पे वैल्यू कोई समझ सकता है कि 1 है या फिर -1 है या 0 है। इसके लिए इस
दुविधा से बचने के लिए यहाँ पे हमें एक दिन सर्कल देना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि भाई यहाँ पे आप 0 पे जो वैल्यू ला रहे हो या देख रहे हो 1 का, वो 1 नहीं है, 0 के बाद के लिए स्टार्ट हुआ है। उसी तरीके से यहाँ भी एक आप सर्कल दोगे ये समझाने के लिए कि -1 इसमें शामिल नहीं है अगर आप x<0 के लिए देख रहे हो तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि सिग्नम फंक्शन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। इनफैक्ट सिग्नम फंक्शन को अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ही एक स्पेशल केस है अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 3 पार्ट्स में 3 कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने 2 फंक्शन अब तक देखे, कांस्टेंट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। अब आते हैं अपने तीसरे फंक्शन की तरफ और वो है आइडेंटिटी फंक्शन। सो आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? fx इज इक्वल टू x। नाउ यू ऑब्जर्व दैट कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। fx इज इक्वल टू x का मतलब क्या है? अगर 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को कुछ भी डालूँ तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब तो होने वाला है नहीं। इसलिए जब डोमेन लिखना होगा तो हमें क्या लिखना होगा? डोमेन इज इक्वल टू जस्ट अ रियल नंबर। एंड अगर रेंज लिखना होगा तब भी वही आएगा कि जो डाल रहे हो वही तो मिल रहा है, इसलिए रेंज जो होगा वो भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of -1, you will immediately answer it as -1. Why? Because whatever you are substituting inside the value of x, you will get the exact value as the output. और यहाँ पे अगर पुट करता हूँ x is equal to 100, you will get x is equal to 100. Alright. So अब हम जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने बताया था कि इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप करते क्या हो? इस फंक्शन को y से रिप्लेस कर देते हो। सो यू विल गेट y इज इक्वल टू x। तो हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अब हमें लेना पड़ेगा एक्सेस। तो ये लेते हैं अपना y एक्सेस और ये लेते हैं अपना x एक्सेस। अब आप इसको गौर से देखिए, x एक्सेस जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सीधा रख कर दूं लाइक दिस। और अब गौर से देखिए कि अगर मैं x की वैल्यू डालूंगा जो वही मिलेगा y के लिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो x की जगह 1, y की जगह 1, यानी कि 1,1 एक पॉइंट होगा, देन 2,2 दूसरा पॉइंट होगा, देन 3,3 तीसरा पॉइंट होगा एंड सो ऑन। 2 ही पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी ऐसे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो और 0 पे 0 तो होगा ही, इसलिए वो जो ग्राफ होगा इस फंक्शन का वो y इज इक्वल टू x लाइन ऐसा होगा। इसको मैं पीछे भी एक्सटेंड कर दूं तो यू विल गेट द कंप्लीट ग्राफ लाइक दिस। सो ये जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू x एंड ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कहलाता है। अब आते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ और वो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको फैंसी तरीके से कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन वो क्या है भाई? तो उसको डिफाइन किया गया है कुछ ऐसे, fx इज इक्वल टू इन नेगेटिव x when x less than 0, 0 when x equals to 0 and x when x is greater than 0। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू मॉड x। लेकिन ध्यान रहे इस मॉड x का डेफिनेशन आपसे कोई पूछे अगर आपकी मैथमेटिक्स की जांच करने के लिए, तो आपको डिफाइन करना होगा ऐसे। इसके कहने का मतलब क्या है ये समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे -1 पुट करना चाहता हूँ, तो आपको तो पता है इसका डेफिनेशन, डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह -1 डालोगे यू विल गेट -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू एज 1। बट इस डेफिनेशन के आधार पे भी आप इसको देखना पसंद करोगे। कैसे? अगर आप x की जगह -1 रखना चाहते हो तो यू हैव टू फाइंड दैट इंटरवल जहाँ पे आपको नेगेटिव संख्या रखनी है, क्योंकि ये भी एक डिस्क्रीटली डिफाइंड फंक्शन या फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का एग्जाम्पल है या फिर वैसा ही कैटेगरी है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब मैं
इसी हिस्से के आधार पे -1 रखूँगा, क्योंकि -1 जो नंबर है वो 0 से छोटा है। तो अगर मैं इसको रखता हूँ तो मुझे इस डेफिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा -1 एंड x की जगह -1, बिकॉज यू आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 हियर। सो इसलिए जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 1, और जो कि तुम्हें यहाँ से भी वही मिला था। सिमिलरली अगर आप पुट करते हो x इज इक्वल टू 100, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वेयर यू कैन आइडेंटिफाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 100 भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें इस डेफिनेशन को लेना पड़ेगा, इसलिए मिल जाएगा 100। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 100 का एब्सोल्यूट वैल्यू 100 ही आएगा। तो इस डेफिनेशन के आधार पे अगर हमें इसको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े इसका, तो कैसे करेंगे? आप ध्यान दो कि अगर मैं सीधे कहूँ कि मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो कोई ना कोई आपको टेक्निक तो पता होना चाहिए ना, ग्राफ को फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर डायरेक्टली आपके टीचर ने ये बता दिया कि मॉड एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, तो आप मान तो लोगे, लेकिन कैसे समझ में आएगा कि ये ऐसा ही होता है, क्यों होता है? तो इसके लिए आपको इस पे विचार करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप इसको y से रिप्लेस कीजिए फंक्शन को, तो यू विल गेट नेगेटिव एक्स व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड x greater than 0. And again, if you have to draw the graph, you have to plot the x and y axis first. That is, plot them. So suppose कीजिए कि हमने एक y axis ले लिया ऐसा and x axis को ले लिया like this, और इसको मैंने नाम दे दिया, ये है x axis, ये है y axis। अब आपने थोड़ी देर पहले ये चीज़ देखा है, इसको ज़रा देखिए, तो y इज इक्वल टू एक्स आपने ड्रॉ कर लिया ना, ये y इज इक्वल टू एक्स ही तो है। तो y इज इक्वल टू एक्स कौन सा फंक्शन है भाई? एग्जैक्टली आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन तो पूरे के पूरे x के रीजन में ड्रॉ हुआ था, आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसको ड्रॉ तो कीजिए, लेकिन x पॉजिटिव हो उसी हिस्से में कीजिए, क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वो दूसरे चीज़ों के लिए पहले से अलॉट हो चुका है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कब है भाई? इस ओरिजिन से आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे तो पॉजिटिव हिस्सा मिलेगा, उसी हिस्से में आपको केवल ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स लाइन को। और आपको पता है कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं। यू हैव टू जस्ट टेक द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एंड जस्ट 45 डिग्रीज पे आपको इसको आगे मूव करते जाना है, एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे। लेकिन आप फिर से सोचोगे सर आपने कहा था कि पॉजिटिव है, तो जीरो वाला पार्ट कहाँ गया? ऑफ कोर्स आपने सही सोचा, जीरो वाला पार्ट क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे 0 ही है, तो अपने आप इसको फिल कर देगा। यहाँ पे हमें खाली डब्बा, खाली सर्कल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो फिल हो जाएगा। अब आते हैं इस तीसरे पार्ट पे, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू 0 भी ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है y इज इक्वल टू -x की। तो y इज इक्वल टू -x को कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑब्वियसली आप x की जगह पे अगर आप पुट करते हो -1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। x की वैल्यू पुट करते हैं -2, तो y की वैल्यू मिलेगी 2, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि -1 पे सेम हाइट है 1, -2 पे सेम हाइट है 2। तो अब y इज इक्वल टू -x का ग्राफ होगा कुछ ऐसा ही ग्राफ, लेकिन इस डायरेक्शन में। मतलब ये कि ये दोनों ब्रांचेज जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ब्रांचेज y लाइन के अबाउट, यानी कि y एक्सेस के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ये जो हिस्सा था वो था y इज इक्वल टू एक्स का, ये हिस्सा है y इज इक्वल टू -x का, और ये छोटा सा पॉइंट 0 का, और ये तीनों कंबाइन होके बनाते हैं आपका मॉडुलस फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे अब से कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। मतलब ओरिजिन पे आपको क्या कर देना है? वी शेप का ग्राफ, लाइक दिस, दैट्स इट। तो ये ग्राफ हो जाएगा मॉड एक्स का। अब आपसे मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछता हूँ और उसको आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। सवाल ये है कि भाई आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो मैं कहता हूँ कि डिफाइन f एंड देन प्लॉट। प्लॉट मतलब ड्रा कीजिए उस ग्राफ को। तो पहले क्या करेंगे? पहले इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो आपको अभी कुछ देर पहले फंक्शन का डेफिनेशन बताया गया था,
मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन के आधार पे जब इसको आप डिफाइन करने जाइएगा तो आपको लिखना होगा यहाँ पे जो ये दे रखा है, यानी कि x माइनस 1 कब, जब ये पूरा लेस देन 0 हो, यानी कि x माइनस 1 लेस देन 0 हो। फिर ये जो है वो 0 हो जाएगा कब, जब ये पूरा 0 के बराबर हो। ये होगा x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे होगा -1, माई बैड, और यहाँ पे हो जाएगा +1 कब, जब x माइनस 1 पॉजिटिव हो। इन 3 पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है देखने में, तो इसको थोड़ा सा और सुधार देंगे। कैसे सुधारेंगे भाई? नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे चल सकता है, ऐसे लिख दो x लेस देन 1, ये तो हो जाएगा 0 कब, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो, और x माइनस 1 कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, और आपने डेफिनेशन समझ लिया कि कैसे किया जा रहा है। जो fx इज इक्वल टू मॉड x का डेफिनेशन है, उसी में x की जगह पे मॉड x माइनस 1 को रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके आधार पे फिर उसको रीडिफाइन कर रहे हैं या फिर रीराइट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 1, बट इन क्वेश्चन वी हैड टू प्लॉट द ग्राफ एज वेल। तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? इसके लिए क्या लेंगे फिर से? एग्जैक्टली सही पहचाना, क्या लेना है भाई? y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? अब देखिए, ये जो मॉड x माइनस 1 है, मॉड ऑफ x माइनस 1 जब x लेस देन 1 होगा, तो 1 पे क्या करना है आपको? एक पॉइंट ये मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 1 है, 1,0। तो इनफैक्ट आपको करना क्या है कि 1 से पहले नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 के ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 का मतलब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये इनफैक्ट ये है क्या? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, और ये क्या है? y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये तो ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, क्योंकि 1 के बाद हमें इस लाइन के इधर हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, x माइनस 1 को। तो इसका भी इंक्लिनेशन कुछ y इज इक्वल टू x लाइन की तरह मिलेगा, और ऐसे ही इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। एंड नाउ चूंकि अब इस लाइन के अबाउट इसका नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, तो वो सिमेट्रिकल मिलेगा। आपने ऐसा इंट्यूशन ले लिया होगा। बाय द वे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना होगा कि 1 के बाद 2 लेना होगा, देन 3 लेना होगा, 2 पॉइंट्स ले लोगे तो काम चल जाएगा। इधर के पार्ट में भी, और इधर के पार्ट में, और इधर के पार्ट के लिए आपको 0 लेना है एंड नेगेटिव 1 लेना है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं जिस पॉइंट के लिए बता रहा था, आपको ये समझना है, किसी भी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो बेस मॉड फंक्शन है, उसके ग्राफ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे हुआ क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये था मॉड ऑफ x माइनस 1 जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ओरिजिनली जो मॉड x का ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, एंड आपने किया क्या है, इसी ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं x की जगह पे, ये ओरिजिनली मॉड x था, x माइनस 1 करता हूँ, तो आपके ग्राफ को, अपने ओरिजिनल ग्राफ को राइट शिफ्ट करना होगा, और अगर +1 करता तो लेफ्ट हैंड शिफ्ट करना होता। तो ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं कभी और चर्चा करूँगा। ये थोड़ा सा जो मुझे बताना था तो मैंने इसको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो मॉड फंक्शन के बाद हमें जानना है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसको पहले देखते हैं कि ये क्या है। कोई भी फंक्शन f(x) जो इस तरीके से लिखेगा हो, an(x) to the n, an minus 1, x to the n minus 1, an minus 2, x to the power n minus 2, dot 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 a1x n plus a0। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो n है ना, वो है नेचुरल नंबर, और जितने भी ये an माइनस 1 डॉट 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 a0 दिख रहे हैं, ये सारे रियल नंबर हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो बेटर रहेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। एग्जाम्पल ले लिया जाए।
देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पहला एग्जांपल ऐसा लेता हूँ, f(x) इज इक्वल टू लेट अस से x टू द 4 प्लस 5x क्यूब्ड प्लस 2x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल है और इसमें जो पावर 4 है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होता है x के ऊपर उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको ये 9th क्लास से ही पता होगा, आई होप 9th क्लास में है ये शायद। डिग्री n इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मैं इसको डेफिनेशन दूँ ऐसा, f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सिंपल क्वाड्रेटिक, और इसकी डिग्री है 2। सॉरी, दिस इज 3 एंड नाउ दिस इज 4। लेट्स से f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक, में लिखना भी जरूरी है क्या, एंड दिस इज क्यूबिक एंड दिस इज गोइंग टू बी लीनियर। तो पॉलिनोमियल की डिग्री हम ऐसे डिसाइड करते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? रेंज हो जाएगा रियल नंबर और डोमेन हो जाएगा फिर से रियल नंबर, क्योंकि आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें और कुछ भी आ सकता है। बाय द वे, मुझे लगता है कि मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है। यस, अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज पूछूं तो क्या होना चाहिए? डोमेन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज आप समझ रहे हो, क्योंकि ये इनफैक्ट जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम लिख सकते हैं आर पॉजिटिव, क्योंकि सारे रियल नंबर दे सकता है लेकिन वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो ये चीज़ मैं मिस कर गया था, तो इसको आप पुनः से नोट कर लेंगे जहाँ पे आपने इसको लिखा होगा। एनीवेज, तो अब बढ़ते हैं फिर से पॉलिनोमियल पे, जिसमें आपको फिर 2 प्योर पॉलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, जिसमें आपको सीखना है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड का ग्राफ एंड f(x) इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ। तो सबसे पहले सीखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। उसके लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने अपने 10th क्लास में सीखा होगा या फिर जूनियर क्लासेस में। x की वैल्यूज़ मान लेते हैं, हमने लिया -1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। x की वैल्यू लिया 0, तो ये मिल जाएगा 0। x की वैल्यू 1, ये 1। x की वैल्यू -2, तो ये मिल जाएगा 4। x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4। तो इसके आधार पे ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करते समय ये ख्याल रखना है कि ग्राफ बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे कोई भी ग्राफ में किंक मिले, कहीं भी आप कॉर्नर नहीं दे सकते हो। तो अब मैं इन पॉइंट्स के पेयर्स को ड्रॉ करता हूँ, पहले लोकेट करता हूँ। -1,1 जो होगा वो होगा कहीं यहाँ पे, और 1,1 होगा यहाँ पे, 0,0 यहाँ होगा, देन 1,2 यहाँ, सॉरी नॉट 1,2, 2,4 there will be okay, this is 1 2 3 and 4, so 2,4 हो जाएगा यहाँ पे, this is 2,4, this is 1,1, this is -1,1 and this is 0,0, और इधर हो जाएगा -2,4, वो कहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है बहुत ही स्मूथ हैंड से। सो इफ यू ज्वाइन देम you will get the graph of f(x) is equal to x squared like this। तो ये ग्राफ है f(x) is equal to x squared या फिर y is equal to x squared का। तो इस फंक्शन का पर्टिकुलर डोमेन क्या होगा, आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए x एक्सिस के सारे हिस्से को लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो नहीं डाल सकते। डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। अगर रेंज फाइंड करना हो तो रेंज कैसे तय किया जाएगा, ग्राफिकली देख के आप देखिए कि कोई भी हिस्सा इस ग्राफ का x एक्सिस के बिलो नहीं है, यानी कि y एक्सिस के हर एक पॉइंट को ले रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव y एक्सिस के हिस्से को ही ले रहा है। आप इसको एनालिटिकली भी समझ सकते हो कि x स्क्वायर में x की जगह पे आप कुछ भी पुट कीजिएगा
जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो इसलिए जो रेंज लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रियल पॉजिटिव। 0 तो होगा ही, क्योंकि x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये डोमेन रेंज इसका हमने लिख लिया। अब आते हैं अपने उस ग्राफ की तरफ जो है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड। तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड में आप देखिए कि इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फिर से मैं ले लेता हूँ एक डब्बा, और डब्बे में एक अंदर लाइन x एंड y। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 0 रखूँगा तो मिलेगा 0, -1 रखूँगा तो मिल जाएगा -1, और 1 रखूँगा तो 1, -2 रखेंगे तो आएगा -8, और 2 रखेंगे तो आ जाएगा 8। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही x एक्सिस और y एक्सिस पर सबसे पहले, दिस इज आवर y एक्सिस फर्स्ट एंड दिस इज आवर x एक्सिस। अब इन पॉइंट्स को हमें पेयर वाइज देखना पड़ेगा। ये है 0 0, देन -1, -1। सो -1, -1 कहीं पे यहाँ पे होगा, और 1, 1 कहीं यहाँ होगा। देन 2, 8, 2, 8। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मान लेते हैं वो यहाँ है 2, 8 एंड -2, -8, दैट इज -2 यहाँ पे है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो दिस इज -2, -8। अब इनको हमें स्मूथली ड्रॉ करना पड़ेगा ज्वाइन करके। तो ज्वाइन करते हैं, दैट इज लाइक दिस। लेट मी ट्राई टू ज्वाइन देम। द ग्राफ ऑफ, ये थोड़ा सा और इधर हो जाएगा होगा, लेकिन ठीक है, ओके, आप समझ रहे हो। ये है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड का। आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके देख पाओगे कि इसमें आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जितना मूव कर रहे हो और जो हाइट मिल रही है उतनी ही हाइट उतनी ही डेप्थ अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करके देखेंगे तो मिलेगी, क्योंकि 1 पे इसकी हाइट 1 है तो -1 पे इसकी डेप्थ -1 है, मतलब नीचे की तरफ। अब इसका डोमेन अगर लिखना पड़े तो डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर, एंड अगर रेंज लिखना पड़े तो रेंज भी हो जाएगा इसका रियल नंबर, बिकॉज इट कैन टेक एनी वैल्यू। अब आते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है रैशनल फंक्शन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रैशनल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) जो कि px बाय qx के फॉर्म में हो, जहाँ qx 0 नहीं है एंड px एंड qx पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब यहीं से आता है फंक्शन के डोमेन को फाइंड करने वाले क्वेश्चंस का शुरुआत। कैसे शुरू होगा देखते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक फंक्शन लिया 2x + 1 डिवाइडेड बाई x। तो आप तो जल्दी से बोल सकते हो ना कि x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, और उस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस फंक्शन का डोमेन आपको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखिएगा? डोमेन लिखने का क्या तरीका होगा कि चूंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक तो तरीका ये हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू R, क्योंकि डोमेन एक सेट है तो आप सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू R बट x नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस इसमें से 0 हटा दिया। तो ये 3 तरीके हैं इसके डोमेन को लिखने के। तो रैशनल फंक्शन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि डोमेन आपको उस फंक्शन के डेफिनेशन के आधार पे फाइंड आउट करना पड़ता है, वो प्री डिफाइंड डोमेन नहीं होता है। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन में, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में, किसी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में पहले से होता है तय, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट फंक्शन लोगे तो उसका डोमेन पहले से तय है कि वो रियल नंबर होगा और उसका रेंज जो होगा वो हमेशा रियल पॉजिटिव होगा। लेकिन किसी भी रैशनल फंक्शन के लिए जिस रैशनल फंक्शन को जिस तरीके से डिफाइन किया गया होगा उसके आधार पे ही हम उसका डोमेन या रेंज फाइंड करते हैं। लेकिन रेंज में यहाँ पे इसको नहीं बताने वाला, क्योंकि रेंज के लिए एक अलग से मैं क्लास लूँगा। तो अभी आप इसका डोमेन समझिए। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। इसी केस में अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया px, लेट्स से 3x + 1 एंड डिवाइडेड बाय x² - 5x
प्लस 6। तो इसके लिए कैसे करना पड़ेगा आपको, आप फिर से लिखिएगा क्या, चूँकि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी रैशनल फंक्शन के लिए, यानी कि x² - 5x + 6 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको फैक्टर करेंगे तो मिलेगा x - 2 and x - 3 not equal to 0. That means it is going to give us x not equal to 2 and 3. तो x 2 और 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो डोमेन लिखने का तरीका क्या होगा भाई, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स 2 and 3। अब देखते हैं एक स्पेशल टाइप के रैशनल फंक्शन के ग्राफ को। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक रैशनल फंक्शन है 1/x, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन और स्पेशल टाइप का एक रैशनल फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में x है। आपको ये तो तय पता चल गया होगा कि इसकी जो डोमेन होगी वो हो जाएगी क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका डब्बा लाइक दिस, और यहाँ हम लोग उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे x एंड y। यहाँ पे डाल देते हैं क्या, 0। तो 0 डालेंगे तो ये तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो नॉट डिफाइंड को मैं इन्फिनिटी से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 1 देन 1, -1 पे -1, 2 पे हो जाएगा ये 1/2, लेकिन 1/2 पे हो जाएगा 2। तो इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगेन लेना पड़ेगा हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो लेते हैं ये दोनों चीज़ें। तो हमने यहाँ से ले लिया पहले y एक्सिस एंड देन x अक्ष। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब आप समझिए, x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो y की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब उसकी वैल्यू हमें मिल ही नहीं रही है। तो जब नहीं मिलेगी तो बहुत दूर इन्फिनिटी पे इस y एक्सिस को लगेगा कि वो इन्फिनिटी को टच कर रहा है, लेकिन वो नहीं टच कर पाएगा। अब x की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो ये तो पॉइंट तय है। x की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये वैल्यू -1 मिलेगी, तो ये पॉइंट तय है। x की वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू मिल जाती है हाफ। तो जैसे ही हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो इसकी वैल्यू घट के हो जाएगी 2, मतलब हाफ, सॉरी। लेकिन x की वैल्यू हाफ पे यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हुए ले जाओगे तो यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस। और बहुत दूर अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दें तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0, बिकॉज 1/x अगर x की जगह पे इन्फिनिटी डालते हैं तो मिल जाएगा 0। इसका मतलब कि अगर 0 डालते हैं तो ये y एक्सिस को बिल्कुल टच करता हुआ सा प्रतीत होगा, उसको एग्जैक्टली टच नहीं करेगा। और x की वैल्यू अगर बहुत हाई वैल्यू डालते हैं इन्फिनिटी के क्लोज, तो फिर से वो x एक्सिस को टच करता हुआ प्रतीत होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू 0 के बिल्कुल क्लोज जाती हुई लगेगी। इसलिए ये जो ग्राफ होगा वो इस क्वाड्रेंट में तो ऐसा होगा, और इसी तरीके का ग्राफ हम इस क्वाड्रेंट में भी देख पाएंगे। आप वैल्यूज डाल के इसको ऑब्जर्व कर लेना। अब बात आती है कि ये जो लाइंस हैं इनको इस ग्राफ के लिए कुछ कहते हैं, तो उसको भी समझ ही लेते हैं। तो ये जो कहलाएगा x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एंड इस y एक्सिस को कहेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट, इस लाइन का, या सॉरी इस कर्व का, y = x का। तो ऐसे ही हम अलग अलग रैशनल फंक्शंस के एसिम्पटोट निकाल पाएंगे। वो जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताऊंगा उस क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब आते हैं अपने अंतिम ग्राफ पे। आई होप कि ये अंतिम होगा, अगर कोई छूट जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। सो देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, सॉरी पहले डिनोट किया जाता है इस बॉक्स x से। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ये देखिए, ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। अगर मैं लेता हूँ x की वैल्यू -1 से 0, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा
-1। अगर मैं लेता हूँ x की वैल्यू 0 से 1 तो लिखना पड़ेगा 1, हालांकि ये पीछे भी जाता जाएगा। एंड देन x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 1 to 2 तो लेना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये तो डराने वाला डेफिनेशन है। इनफैक्ट आपको कैसे याद रखना ये समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि x की वैल्यू आप जो भी डालोगे, कुछ भी नंबर आप डालोगे, उससे पहले जितने भी इंटीजर्स आते हैं उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वही आपको आंसर देना है। तो इसलिए ये जो आप नाम लिखते हो ना, ये थोड़ा सा अधूरा है। इसको बोलने से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, डेफिनेशन ऐसे होता है। बट एनीवेज, मैंने क्या कहा था, अगर मान लो मैं पूछता हूँ 3.8 तो आपको कैसे ढूंढना होगा। 3.8 के पहले लाखों करोड़ों इंटीजर्स हैं, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। आप अगर काउंट करना शुरू करोगे तो अगर ऊपर से काउंट करो 3, उसके पहले आएगा 2, देन 1 एंड देन सो ऑन। तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई, वो है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 3, इसका आउटपुट हो जाएगा 3। अब उसी तरीके से अगर मैं पूछता हूँ 4.98 तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा 4। आपने सही पहचाना, बिकॉज 4.98 से पहले लाखों करोड़ों इंटीजर्स हैं, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट है 4। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ 5.00000001 तो भी इसका आंसर हो जाएगा 5, बिकॉज 5.000001 से पहले जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें सबसे ग्रेटेस्ट 5 ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, -3.2 से पहले, -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, नॉट -3, इसका आंसर होगा -4। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में। वो क्या है ऐसे समझते हैं। मतलब ये यहाँ पे अगर i है और यहाँ पे i+1 है तो इसके पहले होगा i-1, i मतलब इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने इस i से पहले इस i के बाद कोई एक नंबर यहाँ का लिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि आपको i+1 पे नहीं जाना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा i। अगर यहाँ भी नंबर लेते तो क्या होगा i। तो हमेशा हमें लेफ्ट की तरफ का जो इंटीजर होगा इस पॉइंट के, वही हमारा आंसर होगा। तो ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या है। अगर -3.2 को आप नंबर लाइन पे डिपिक्ट करोगे सो यू विल गेट व्हाट, कि यहाँ पे होगा -3, यहाँ होगा -4 एंड सो ऑन। तो -3.2 जो होगा वो कहीं यहाँ होगा। और आपने इस तरीके से समझा है कि इसके पहले जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, -4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -4। तो अब आप समझे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फिर से क्या लेंगे, एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। लेट्स ड्रा इट। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाइट से हो गया एनीवेज, और ये वाई एक्सिस। ओके, अब देखते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 0 से 1 का कोई एक नंबर लेता हूँ तो उसकी वैल्यू जो मिलेगी वाई एक्सिस की, वाई वैल्यू मिलेगी 0। कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक के बीच का हो, यानी कि 0 से 1 के लिए कोई भी वैल्यू लोगे उसकी हाइट मिलेगी 0। लेकिन जैसे ही ये 1 पे पहुंचेगा ना, यहाँ से कूद के चला जाएगा 1 पे। तो इसका मतलब कि अगर ये 1 से 2 के लिए कोई वैल्यू लेगा तो ये 1 से 2 के लिए वैल्यू देगा y की वैल्यू 1, और ये 1 होगा कहाँ तक, 2 तक। लेकिन 2 जैसे ही पहुँचेगा ये कूद के चला, ये 1 है भाई, ये 2 है, कूद के चला जाएगा यहाँ पे। और इसी पैटर्न को ये फॉलो करता हुआ स्टेप वाइज फंक्शन कहला जाता है, क्योंकि ये स्टेप की तरह बिहेव करता है हर एक 1 यूनिट के लेंथ में। और ये सिलसिला यही नहीं, पीछे की तरफ भी ऐसा ही चलता है, लाइक दिस। और इसलिए इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन। बाय द वे, अगर मैं इसका डोमेन पूछूं आपसे तो आपका जवाब क्या होगा भाई,
ऑफ कोर्स आपने सही पहचाना, रियल नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो, लेकिन अगर रेंज निकालना पड़े तो जो भी आप डालोगे इंटीजर से तो मिलेगा। तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, सीधे इंटीजर्स। इसलिए तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये देता क्या है, इंटीजर्स। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हमने देखा कि फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं जो हमें जानने हैं, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स को, डोमेन्स एंड रेंज को। तो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम लोग स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे कि फंक्शन के रेंज कैसे फाइंड करते हैं, और रैशनल फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स जिनके डोमेन फाइंड करने होंगे, और साथ ही साथ एक नया फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके ग्राफ को और उस पे आधारित डोमेन वाले क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्या करना है, संयम रख के मैथ की पढ़ाई करनी है।